नमस्कार, आप देख रहे हैं G24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात आज चीन को लेकर करेंगे, क्योंकि चीन की भारत चीन सीमा पर LAC पर जो है कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है। भारतीय सेना के तमाम कमांडर्स जो हैं इस वक्त सिक्किम में गंगटोक में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक कड़ा और बड़ा मैसेज चीन को यहां सर दिया गया है। इसको आगे हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस के सिक्किम में किए जाने के क्या मायने हैं और क्या मैसेज चीन को देने की कोशिश की गई है। लेकिन साथ ही में बात एक और अहम अपडेट की आएगी। दरअसल अभी तक हम लगातार चर्चा सुन रहे थे कि MQ-9 रिपर ड्रोन भारत आने वाला है, लेकिन अब हकीकत में ऐसा होने वाला है और भारत सरकार जल्द ही MQ-9 रिपर ड्रोन खरीद सकती है। लेकिन रिपर ड्रोन माना जाता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन है। अल जवारी को इसने अफगानिस्तान में मारा है, लेकिन हूती ने पिछले 1-2 साल के अंदर कई रिपर ड्रोन को गिराया है। उसके बाद इसके ऊपर सवाल उठे हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी बात इजराइल और ईरान की टेंशन की भी करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चीन को कड़ा संदेश, सिक्किम में भारतीय सेना के कमांडर की कॉन्फ्रेंस, रक्षा मंत्री को देंगे ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी। में भारतीय सेना के कमांडर की कॉन्फ्रेंस, बड़ी खबर, रक्षा मंत्री को देंगे ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी। चीन पाक की साझा चुनौती को भी करेंगे समीक्षा। LAC पर टेंशन के बीच चीन को कड़ा संदेश, सिक्किम में भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस, रक्षा मंत्री को देंगे ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी। चीन पाक की साझा चुनौती की भी करेंगे समीक्षा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, LAC पर टेंशन के बीच चीन को कड़ा संदेश देने की तैयारी। LAC पर टेंशन के बीच चीन को कड़ा संदेश देने की तैयारी। सिक्किम में भारतीय सेना की कमांडर की कॉन्फ्रेंस, रक्षा मंत्री को देंगे ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी। बड़ी खबर, चीन पाक की साझा चुनौती की भी समीक्षा की जाएगी। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि LAC के बेहद करीब आर्मी के कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। चीन पाक की साझा चुनौती की समीक्षा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, LAC पर टेंशन के बीच चीन को कड़ा संदेश देने की तैयारी। सिक्किम में भारतीय सेना के कमांडर की कॉन्फ्रेंस, LAC पर आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस, चीन को कड़ा संदेश दिया जाएगा। सिक्किम के गंगटोक में यह कॉन्फ्रेंस हो रही है, कमांडर कॉन्फ्रेंस। सेना के टॉप कमांडर इसमें शामिल होते हैं। लद्दाख, अरुणाचल को लेकर यहां चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। अहम बात, 28-29 अक्टूबर को दिल्ली में भी ये कॉन्फ्रेंस होगी। मॉडर्न वॉरफेयर और तकनीक पर जो है चर्चा होना लाजमी है। चीन पाक बांग्लादेश पर चर्चा संभव है। तो आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस LAC पर गंगटोक में कई अहम सवाल इस वक्त, और उन सवालों का जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। LAC पर आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस उस वक्त जिस वक्त चीन के साथ टेंशन बनी हुई है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समझ देने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया देवनाथ सर। जय हिंद आपको भी, थैंक यू। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा मैं। थोड़ा समझाइएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि LAC के बेहद नजदीक
आर्मी कमांडर की जो एक कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें होंगे। ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी रक्षा मंत्री को दी जाएगी। लेकिन क्योंकि आप बहुत और डिटेल से बता पाएंगे मेरे दर्शकों को कि क्या कुछ आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में होता है, कौन से मुद्दे होते हैं जिस पे चर्चा की जाती है, और रक्षा मंत्री क्या हिदायतें तमाम कमांडर्स को देते हैं सर? हाँ, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके मंच पे बुलाना और इस विषय पे मेरे को बोलने का मौका देना। देखिए, आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हर 6 महीने पे होती है। अमूमन ये दिल्ली में होती है, आर्मी हेडक्वार्टर में वेन्यू होता है, जी। उसका एजेंडा फिक्स होता है, इश्यूज पहले से ही बताए जाते हैं और पूरी तैयारी के साथ आर्मी कमांडर आते हैं और कई तरीके के लाइव इश्यूज को उस पर डिस्कशन होता है और एक जनरल कंसेंसस बनाया जाता है कि अगले 6 महीने में भारतीय सेना क्या रुख अख्तियार करेगी, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे वो चाइना के खिलाफ हो, क्या न्यू टेक्नोलॉजी होगी, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या सप्लाई में कमी बेशी है उसको ठीक किया जाएगा, पूरा होलसम रिव्यू किया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। हेड ऑफ आर्मी कमांडर ये आते हैं और सेना अध्यक्ष, और इसमें आर्म्स एंड सर्विसेज के जो लाइन डायरेक्टरेट के जो डीजीज होते हैं वो भी अटेंड करते हैं इस सेशन को। कुछ सेशन आर्मी कमांडर करते हैं, कुछ सेशन इस तरीके के हेड ऑफ स्टेट भी करते हैं। अब आते हैं आपके सवाल पे कि गैंगटॉक में इस तरीके की कॉन्फ्रेंस करना क्या मैसेज देता है। देखिए, जब से प्रधानमंत्री आए, जी ने ऑफिस का चार्ज संभाला है, तब से वो बोलते हैं कि कोई भी इवेंट, कोई भी इस तरीके की कॉन्फ्रेंस है आप सिर्फ दिल्ली में ना करें, इसको देश के अन्य जगहों पे भी ले जाएं, जिससे कि एक तो वहां पे लोगों का आपको जगह की ज्ञान होगा, दूसरे में अवेयरनेस बैठेगी और तमाम तरीके का एक होलसम रिप्रेजेंटेशन देश का आएगा। तो मेरा मानना है कि जो गैंगटॉक में ये आर्मी कमांडर की कॉन्फ्रेंस हो रही है ये उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं। अब ये नई नई बिल्कुल प्रथाएं सर। शुरू हो रही हैं, अच्छा चीज है, इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है। अब एक साथ में एक बहुत फाइन और सटल मैसेज चाइना को दिया जा रहा है। देखिए, जब से हमारे इश्यूज चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट अभी तक बने हुए हैं, डेप्सांग और डेपचौक का इलाका जो ईस्ट लद्दाख का, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। अभी तक हमारे जो पेट्रोलिंग पॉइंट PP8 तक हम पेट्रोल करते थे वो रिस्टोर नहीं हुआ है। जी। बफर जोन की बात हो रही है, उस पर भी बहुत हिंदुस्तान को पीछे हटने वाली बात है। तो ये सारी चीजें एक्सेप्टेड नहीं है और वहां जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस लेवल की बातें चल रही हैं ईस्ट लद्दाख में, वो भी बहुत सक्सेस नहीं हुआ। तो चाइना को एक मैसेज देने के लिए कि गैंगटॉक में आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है और इंडिया मींस बिजनेस इन दिस एरिया, तो ये बहुत बड़ा संदेश चाइना के लिए है। और साथ में तमाम तरीके की कंटेम्प्रेरी इशू, जिसमें कि सिक्किम के बॉर्डर का तो इलाका जनरली वो क्लियर है, उनके वाटरशेड पे हिंदुस्तान की फोर्सेज हैं और चाइना नथुला को छोड़ दे तो बाकी सारे वो लोअर हाइट जी। पे हैं, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं। लेकिन एक मैसेज तो दिया जाता है जिस तरीके से आर्मी कमांडर वहां आते हैं, ये देखिए चाइना के प्रति दिखाता है कि हम कितने सजग हैं। हम उनकी पॉलिसी, उनके एग्रेसिव पोस्चरिंग को हम चेक करते हैं और जहां तक ओके। तमाम तरीके के बॉर्डर और पेट्रोलिंग पॉइंट और तमाम तरीके के इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने की बात चलेगी। और एक ठीक है। मैसेज है मेरा, मैं कहने का मतलब यह है कि जो ट्राई जंक्शन के इलाका वो बहुत क्रूशियल है। ट्राई जंक्शन का जो इलाका है उससे हिंदुस्तान और भूटान और चाइना की बाउंड्री भूटान लगती और है। चुंबी वैली का इलाका बोला ठीक है। जाता है। मैं उस इलाके में सर्व कर चुका हूँ, 4 साल मैंने वहां बिताए हैं। ओके। तो वहां वहां की जो ज्योग्राफी है, वहां के पोस्ट है, उससे मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका, और ये देखिए इलाका थ्रेटन करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको आयरन आउट किया जाएगा और किस तरीके से उस डिफेंसेस को पुख्ता करना उसका भी रिव्यू होगा। शायद रक्षा मंत्री को वहां ले जाके दिखाया जा रहा है कि वहां की जो लोकल एरिया की नीड है उसको और कैसे हम पुख्ता बना सकते हैं, कैसे हम अपने जो रोड है, रोड का नेटवर्क है, हेलीपैड्स हैं, एयरफील्ड है, उनको कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं जिससे कि हमारे बड़े बड़े ये फाइटर एयरक्राफ्ट वहां लैंड कर सकें। एक बहुत बड़ी भूमिका ठीक है के सर। साथ वहां पे जा रहे हैं और मकसद इसका कुछ चलिए। और है। मकसद अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के साथ चाइना को एक मैसेज देना कि अरुणाचल हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे ईस्ट लद्दाख हो, चाहे आपका हिमाचल और उत्तराखंड का इलाका हो, किसी भी इलाके में आपका जो बॉर्डर का जो आप डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे उसको हिंदुस्तान नहीं मानता और हिंदुस्तान की सेना आज बहुत एडवांस कर रही है इस इलाके में। इस तरीके का एक मैसेजिंग स्पेशली चाइना एक को मैसेज देने के देने की लिए कोशिश है। वहां मैं पे फिर इस आता हूं सर तरीके की आपके पास, कॉन्फ्रेंस हो। क्योंकि कुछ और सवाल है मेरे पास जिनका जवाब मैं तलाशने की आपसे कोशिश करूंगा। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, ये कमांडर कॉन्फ्रेंस उस वक्त भी हो रही है जिस वक्त आर्मी चीफ ने हाल ही में एक बयान दिया था कि सीमा पर हालात स्थिर हैं, लेकिन
अभी भी हालात नाजुक हैं, जो जनरल द्विवेदी साहब ने कहा था उस वक्त। और जहां पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, डोकलाम ज्यादा दूर नहीं है। हम देख चुके हैं 70-73 दिन वहां पर पूरी टेंशन रही थी। और अरुणाचल प्रदेश भी वहां से ज्यादा दूर नहीं है। वहां पर भी हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन लगातार दिलचस्पी दिखा रहा है, जगहों के नाम बदल रहा है, कभी पहाड़ियों के नाम बदल रहा है। और इस बीच क्या एक मैसेज है आर्मी की तरफ से, क्योंकि जो आर्मी चीफ है उनके तेवर काफी तल्ख हैं चीन को लेकर, जो हाल में हमने उनके बयान देखे हैं। जी हाँ राजेश, आर्मी चीफ के जो बयान आए हैं वो भारत की मजबूत दशा और दिशा को दिखाते हैं। इतने सारे 19 कोर कमांडर लेवल टॉक होने के बाद और करीबन 27 विदेश मंत्रालय के लेवल पर टॉक होने के बाद भी अभी भी अक्साई चीन में कई जगह पर थोड़ा सा मामला पेचीदा बना हुआ है। पहले ओके। पहले हमारी आर्मी के जो लॉन्ग रेंज पेट्रोल थे वो 65 पेट्रोल पॉइंट्स पर टच करते थे, लेकिन अभी उनमें से 26 पर थोड़ा सा नॉट मुश्किल सो हो गया क्लियर जाना। पोजीशन, वो भी नहीं आते, हम भी ओके। नहीं आते हैं। चाहे ये देप्सोंग पे हो, चाहे ये पैंगोंग त्सो के उत्तर भाग में हो। अ, तो इन क्लैरिफिकेशंस को हम कैसे प्रैक्टिकली सॉल्व करें, आने वाले समय में बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है। फौज से ज्यादा, आर्मी से ज्यादा ये पेचीदा सवाल जो है विदेश मंत्रालय के सामने है। जहां तक सिक्किम में ये कॉन्फ्रेंस, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस करने की बात है, एक मैसेजिंग है, क्योंकि सिक्किम कॉरिडोर जो है, चिकन नेक जो है, वो थोड़ा जी जी सा जी। डेलिकेट इशू बन जाता है भारत के लिए। इंडियन आर्मी बहुत कॉन्फिडेंट है कि चिकन नेक जो है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, हमारे लिए स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप याद करें, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले बांग्लादेश से बड़ी अजीबोगरीब बयान आए। बांग्लादेश जी में जी। जब शेख हसीना को उन्होंने भारत में भगा दिया, तो पीछे से ये छुटभैया जो नेता हैं जमात इस्लामी के, या बेगम खालिदा के जो गुर्गे हैं, इन्होंने ऐसे बयान दिए जी। कि अब बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक बना देना चाहिए। तो ये ये इश्यू थोड़ा हो सकता मैसेजिंग है, चीन बिल्कुल। के लिए भी है, साथ साथ बांग्लादेश को भी है कि वो एरिया हमारा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और बहुत मजबूती से डिफेंडेड है। जी। जी, एक चीज और बताइएगा देवनाथ सर, उसके बाद मैं श्रद्धेंदु सर आपके पास आऊंगा। हाल ही में हमने देखा कि तीनों फोर्सेस के कमांडर की भी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें क्या चीजें डिस्कस होती हैं, थोड़ा समझा पाएंगे शॉर्ट में देवनाथ सर? जी हाँ, तीनों तीनों फोर्सेस के जो कमांडर की जो मीटिंग हुई थी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये था कि अभी भारत सरकार ने थोड़ा सा प्रेशर में रखा हुआ है तीनों फोर्सेस के कमांडर्स को कि जल्दी से जल्दी थिएटर कमांड बन जाए, क्योंकि ओके। कारगिल कमेटी के रिपोर्ट के बाद कुछ लोगों ने, कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि हमारे पास 17 कमांड है, आर्मी के इतने सारे, एयरफोर्स के इतने सारे, नेवी के इतने सारे, और कुछ ऐसी धारणा बना दी कि ये 17 कमांड जो है शायद आपस में मिलजुल के युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। तो एक थिएटर कमांडर बना दी जाए पाकिस्तान के साथ, और ओके। कुछ एयरफोर्स और आर्मी के कमांड उसके नीचे लगा दिए जाएं। एक थिएटर कमांडर बनाया जाए चाइना के साथ, हेडक्वार्टर लखनऊ में बनेगा, उसके नीचे कुछ एयरफोर्स और आर्मी के कमांड हेडक्वार्टर्स डाल दिए जाएं, या कोर और एयरफोर्स की यूनिट से एक साथ डाल दी जाए। ठीक है। हाँ, नेवी भी बोलती रहती है कि एयरफोर्स हमें हेल्प नहीं कर रही है, तो एयरफोर्स में अगर कुछ बचा कुचा है, 2 या 3 स्क्वाड्रन हम दक्षिण पेनिनसुला में रखते हैं, ठीक है। ईस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट में और सदर्न टिप में, नेवी को खुश रखने के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है। ओके, ये पॉलिटिकल मुद्दा है जिस पर डिस्कस हुआ था, मैं फिर आऊंगा आपके पास। लेकिन ब्रिगेडियर श्रद्धेंदु सर, पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल, आज जो वक्त है, रूस यूक्रेन जंग को हम देख लें, इजराइल हमास जंग को देख लें, या ईरान इजराइल टेंशन को हम देख लें, या उससे पहले अजरबैजान अर्मीनिया की टेंशन को देख लें, तमाम आर्मीज को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जंग लड़ी जाती थी, शायद अब वो वक्त चला गया है कि पहले एयरफोर्स आएगी, बमबारी करेगी, फिर इन्फेंट्री मार्च करेगी, या पहले आप जमीन में बंकर खोदेंगे, फिर दुश्मन का इंतजार करेंगे। बहुत कुछ सीखने को है सर। क्या कुछ
भारतीय आर्मी इन चीजों से सीख रही है जिस पर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हो सकती है, फिर वो चाहे अंडरग्राउंड बैटल ही क्यों ना हो जिसका इजराइल सामना कर रहा है। सर देखिए, तमाम तरीके के विषयों पे बातचीत होती है और मेरे को एक बार सौभाग्य मिला था एज ए स्टाफ ऑफिसर आर्मी कमांडर की कॉन्फ्रेंस के कुछ सेशन को अटेंड करने का। उस समय हमारे जीओसी साहब का कोई प्रेजेंटेशन था, मैं उनके साथ गया था। मैं मोटा मोटा बताते हूँ, हमेशा से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस पर जरूर बात होती है, जो सामरिक विषय है उस पर जरूर बात होती है। वर्ल्ड में क्या जियो पॉलिटिक्स चल रही है, कौन कौन से मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, उससे क्या लेसन हमने ड्रॉ करना, उसको कैसे हमने हिंदुस्तान की आर्मी में अप्लाई कर रहा है, ये गारंटी से ये चीजें बातें होती हैं। और जहां तक आज की डेट में जिस तरीके के युद्ध चल रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन युद्ध चल रहे हैं, हिंदुस्तान ने हमेशा से शॉर्ट इंटेंस फाइटिंग की है और बिल्कुल टारगेट को बिल्कुल कैप्चर किया है, जमीन को कैप्चर किया। अब ये सारी विधाएं बदल रही हैं। अब ये ग्राउंड फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशन ना करके लॉन्ग डिस्टेंस बैटल जा रहे हैं और एक तरीके का एक एयर स्ट्राइक करते हैं, मिसाइल से फायर करते हैं, ड्रोन से फायर करते हैं और तमाम तरीके की इसके साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक सिस्टम चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का चल रहा है जिसमें जैमिंग है, डिसेप्शन है, जी तरीके के शैफ्ट डिप्लॉय किए जाते हैं जिससे कि लोगों को मिसगाइड किया जाए, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चलाते हैं। इन तमाम तरीके की चीजों, साथ में एक मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस तरीके से आपने एक नैरेटिव चलाना है, किस तरीके के से उस देश का आपने मनोबल तोड़ना है, ये तमाम सारी चीजें हैं जो इंट्रिंसिक है, हमारे ऑपरेशन में लागू होती है। हम इसको लड़ाई के समय जरूर इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन आज की डेट में इसकी जो इंटेंसिटी है और इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन वो जहां बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो मेरा मानना है कि 100% ये देखिए, आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में जब शुरुआत होती है तो तमाम तरीके के अपडेट्स लिए जाते हैं, क्या विश्व में हो रहा है, तो इस पे जरूर चर्चा होगी। स्पेशली रशिया और यूक्रेन युद्ध में हिंदुस्तान की क्या भूमिका है, किस तरीके से हम इसको फॉलो कर रहे हैं और क्या लेसन सीख रहे हैं। क्या देखिए, ड्रोन का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कैसे आज की डेट में जी सरफेस टू एयर मिसाइल या एयर टू एयर मिसाइल कैसे आप लॉन्च कर सकते हैं। ड्रोन्स का देखिए, MQ-9 जो हम ड्रोन एक्वायर कर रहे हैं एक नीति के तहत कर रहे हैं, उसका कहां इस्तेमाल होगा, किस तरीके से कौन कौन से इलाकों को हम अंडर सर्वेलेंस, तो तमाम विषयों पे बात होगी। आप ये समझ लीजिए कि जितने सिक्योरिटी के इश्यू हैं, लेटेस्ट से लेके जवान के वेलफेयर तक, वो सारे डिस्कस होते हैं। ऑपरेशनल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, जो आर्मी ऑफिसर्स का प्रमोशन है, जी करियर प्रोफाइल, तमाम तरीके के विषयों में बात होती है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू फायर फाइटिंग जो आज की डेट में चल रहा है, डॉक्ट्रिन, उस पर जरूर बात होगी और जी वो किस लेवल पे आर्मी में इंप्लीमेंट करना है, इसको जरूर ध्यान में रखा जाएगा। और कई जगह देखिए डुप्लीकेसी है, जैसे थिएटराइजेशन की इन्होंने जैसे बात की देवनाथ साहब ने, ये टेरेन स्पेसिफिक थिएटराइजेशन होगा, ना कि एरिया। ओके जो बोलते हैं ना, माउंटेन्स का एक थिएटर बना, डेजर्ट का एक थिएटर बना, ईस्टर्न सेक्टर में एक थिएटर बना, और फिर उसको कैसे आपने एक बनाना, और एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए अंडमान निकोबार का क्या थिएटर हो। तो इस तरीके का जो थिएटराइजेशन होगा टेरेन बेसिक, और उसकी क्या कमांड कंट्रोल और कितने एलिमेंट आएंगे, क्या स्टाफिंग होगी, क्या लॉजिस्टिक होगा, और ये लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी किसकी होगी, इस तरीके के तमाम पहलुओं पे आयरन आउट किया जाता है। लेकिन सबसे चर्चा ज्यादा है कि चर्चा होगी, आपका ठीक है। फ्यूचर विजन जी क्या है, मिलिट्री का फ्यूचर विजन क्या है, इस ओके पे जरूर काम किया जाता है। ठीक है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका है, हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की भी बहुत चर्चा हो रही है, और खासकर जिस प्रकार से 7 अक्टूबर को पिछले साल को इजराइल को ब्लाइंड कर दिया गया था, और किसने किया अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि 2 घंटे तक इजराइल को पता नहीं चला कि क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद एआई एक अहम पहलू आ चुका है। आज तमाम चाहे वो ड्रोन्स हैं, चाहे रॉकेट सिस्टम है, चाहे मिसाइलें हैं, उसके अंदर एआई का भी यूज हो रहा है। तो क्या ये वो पहलू हैं, या स्पेस वॉर की भी हम बात करें, उसके ऊपर भी अब तीनों ही सेनाओं को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब वो वक्त रह गया कि आमने सामने से गोली चलेगी, टैंक आएंगे, तोहफे फायर करेंगी। अब वो चीजें बदल गई हैं। एक ड्रोन पूरे तोपखाने को नष्ट करने में सक्षम दिखाई पड़ रहा है। देवनाथ सर। जी हाँ राजेश, आज से 2 दशक पहले जब हेडक्वार्टर आईडीएस, इंटीग्रेटेड डिफेंस सर्विसेज का जो हेडक्वार्टर बनाया गया था, उसको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का या साइबर वॉरफेयर का, और अब तो एआई भी आ गई है, हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट चालू हो गया है, कि इन सब चीजों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स प्लस जो दूसरे डीआरडीओ का बहुत अहम रोल होगा, जी
भविष्य के किसी भी युद्ध में एनटीआरओ का बहुत अहम रोल होगा, रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो का काफी अहम रोल होगा। इन सबको मिला के कैसे युद्ध लड़ा जाएगा, ये चल रहा है। इजराइल में जैसे आप देखें, जितना ज्यादा आप इजराइल की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का नाम लेंगे, आप वहां पर हर रोज मोसाद का नाम 10 बार सुनेंगे और शिनबेट का नाम आप बिल्कुल 20 बार सुनेंगे और अमन का नाम हर रोज 40 बार सुनेंगे। तो अब ऐसा समय आ गया है कि अगले वाले युद्ध में कोई भी कमांडर, आर्मी कमांडर शायद ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, या एयरफोर्स का कमांडर कि हमारी इंटेलिजेंस फेलियर हो गई, हमें इंटेलिजेंस ने बताया नहीं। ऐसा कहकर आर्मी कमांडर या एयरफोर्स कमांडर बोलना चाहता है कि रॉ ने नहीं बताया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नहीं बताया, और दूसरे जो सूंघने वाले सरकारी एलिमेंट हैं वो सूंघ नहीं रहे थे। तो अब ऐसा समय आ गया है कि जो बृहत साइबर वॉरफेयर है, या जो अब नेक्स्ट जो वॉरफेयर का फेस है, जी उसमें फौज से ज्यादा दूसरे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका योगदान होगा। आर्मी बिल्कुल के सर, पास एग्री। तोपें हैं, आप उनको ग्रिड रेफरेंस दे दीजिए, वो मार देंगे। अब टारगेट है 40 लेकिन किलोमीटर दुश्मन दूर, वो 40 दुश्मन किलोमीटर कहाँ दूर तो बैठा आर्मी को है पता ये नहीं तो होता क्या है। जी जी, मैं बड़ी अच्छे से समझ 40 पाया सर किलोमीटर चीजों को आपने कि जैसे हम देख रहे हैं, एक मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह का कौन सा कमांडर बना और वो कौन सी गुफा में छुपा हुआ है, इजराइल को बनते ही पता चल रहा है और अगले 2 से 3 घंटे में उसका काम तमाम हो जा रहा है। तो ये हम आने वाले वक्त में अपनी तमाम जो हमारी एजेंसी, खुफिया एजेंसियां, उनसे उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार की नेटवर्किंग उनके पास हो। देवनाथ सर, ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, अगर आप देखें वहां पर इजराइल एयरफोर्स के पास F-35 है, शानदार बढ़िया पायलट हैं, हाईली मोटिवेटेड, यस। उनके पास मार्क 84 और बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, लेजर गाइडेड, हाँ। लेकिन भाई कौन से वाले ग्रिड रेफरेंस में, कौन सी वाली जी बिल्डिंग, उस गुलाबी बिल्डिंग के राइट वाली येलो बिल्डिंग? तो फ्यूज सेटिंग, जो फ्यूज है जो पेनिट्रेट करती है, उसमें सेटिंग होती है कि 10 फुट नीचे यानी -1 में जाके फटेगा, या 40 फुट नीचे -4 में जाके ओके। फटेगा। तो उसके लिए जो एयरफोर्स वाला तो टाइमर लगा देता कि 0.1 सेकेंड के बाद फटेगा या 0.4 सेकेंड के बाद फटेगा। लेकिन कोई तो होना चाहिए ना जो उस एयरफोर्स को बताए कि गुलाबी बिल्डिंग के पीछे जो है उसमें -4 में छुप के बैठा है। ये तो काम एयरफोर्स का नहीं है, न ही आर्मी का है इसको पता लगाने का। ये मैं आपको बताता हूं कि ये काम किसका है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, रॉ का है, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर तक खबर रखती है। वो ओके। डिसाइडेड होता है जितना दूरबीन से दिख जाता है। एयरफोर्स की जो इंटेलिजेंस है वो भी बॉर्डर में कुछ 100-200 किलोमीटर तक खबर रखती है। लेकिन हम खबर रखते हैं कराची हार्बर। लेकिन कराची ओके। हार्बर में अगर मुझे 10 शिप दिखाई दे जाए, वो 10 शिप में से कौन सी शिप में चीन से खेप आकर खड़ी है पाकिस्तान के हथियारों की, तो बाकी 9 जहाजों को छोड़ दो, उस शिप को अटैक करो। ये तो मुझे कोई जासूसी एजेंसी ये बताएगी। एयरफोर्स इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस एजेंसियां के पास उस बताएंगे तरह की सर। इंटेलिजेंस नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल सर, पॉइंट इज क्लियर सर। लेकिन बहुत बारीकी से और बड़ा अहम मुद्दा आज चर्चा में निकलकर सामने आया है। मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूं, क्योंकि भारत सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। MQ-9 रीपर ड्रोन भारत सरकार जल्द खरीद सकती है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दी है। भारत अमेरिका से खरीद रहा है 31 MQ-9 ड्रोन। चीन पाक की हरकतों पर नजर रखना आसान होगा। भारत अमेरिका से जल्द खरीदेगा MQ-9 ड्रोन। अमेरिका से जल्द भारत आएंगे MQ-9 ड्रोन। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। बाकायदा बजट भी अलाउट कर दिया गया है। चलिए एक बार ग्राफिक्स के जरिए जानकारी ले लें, क्योंकि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को मैं अपने एक्सपर्ट से आगे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बार पहले ग्राफिक्स, उसके बाद फिर एक्सपर्ट के पास हम चलते हैं।
MQ-9 ड्रोन की खासियत और चुनौतियां। अमेरिका इसे हंटर किलर यूएवी कहता है। ये एक लॉन्ग रेंज एंडोरेंस ड्रोन है। हवा से जमीन पर मार करने वाली कई मिसाइलें इसके अंदर लगी रहती हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स। सर्विलांस, जासूसी, सूचना और हमला ये कर सकता है। MQ-9 की रेंज 1900 किलोमीटर है। 1700 किलो वजन का हथियार ले जाने में सक्षम है, जिसमें अलग अलग तरह की मिसाइलें शामिल हैं। MQ-9 ड्रोन की गति 482 किलोमीटर पर आवर्स है। MQ-9 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, लेकिन हाल ही में हुती ने कई MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है और यहीं से मेरे सवाल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। चलिए सीधा एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, लंबे वक्त से इंतजार था कि MQ-9 डीपर ड्रोन कब आएगा, रिपर ड्रोन कब आएगा। इसकी चर्चाएं लगातार चल रही थी। जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे तो हम तमाम एंकर्स जर्नलिस्ट शुरू कर देते थे बात की MQ-9 आएगा, 404 इंजन भारत आएगा। लेकिन फिर पता चलता था कि नहीं, अभी और वक्त हमें लगेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तस्वीर क्लियर हो चुकी है और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और दुनिया का सबसे घातक ड्रोन भारत की जमीन पर होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये वही MQ-9 रिपर ड्रोन है जिसे हुती जैसा एक मामूली विद्रोही आतंकी संगठन जो है पिछले 1-2 साल में कम से कम 7 से 8 को मार गिरा चुका है। सब देखिए, सबसे पहले जो MQ-9 ड्रोन हम एक्वायर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। लेकिन हिंदुस्तान की जो रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरी होगी नहीं होगी, ये थ्रेट एनालिसिस करके पूरा निकाला जाता है। और क्या हमारा थ्रेट है, वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या है, नॉर्दर्न बॉर्डर पे क्या है और ईस्टर्न बॉर्डर पे हमारे थ्रेट क्या है, क्या 31 MQ-9 हमारी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरा मानना है कि अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी इस पे बात होती तो बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए अमेरिका हमेशा से रिलक्टेंट रहा है। वो अपना टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता, आपको हथियार बेचेगा क्योंकि उससे हथियार की जी इंडस्ट्री चलती है। और हमारी आज की डेट में रिक्वायरमेंट, जब तक हम MQ-9 जैसा ड्रोन डेवलप नहीं कर लेते तब तक हमारी जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है कैसे मीट होंगी। तो हमने एक तरीके की पॉलिसी बना रखी, इमीडिएटली आप उतना एक्वायर करें जिससे आप अपने को इस सिचुएशन में सस्टेन कर सकें, जिससे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, देखिए तीनों में ये इसकी डिमांड है, बहुत रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो संख्या लिमिटेड होने की वजह से एक इसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के जी थ्रेट परसेप्शन और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से किया जाएगा, तो ये बढ़ेगा। लेकिन साथ में जब तक, मेरा मानना है कि जब तक ये डिप्लॉय होंगे, हिंदुस्तान इस लेवल का ड्रोन डेवलप कर लेगा। और जहां तक ड्रोन को मार गिराने की बात है, देखिए ये मार खाता है स्पीड में, इसकी स्पीड लिमिटेड होती है, लिहाजा इसको ट्रैक कर सकते हैं आप, इसको कैच कर सकते हो और इसको रडार द्वारा आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी के तहत हुती ने किया है। लेकिन ये इसकी जो रेंज है, इसका जो तमाम तरीका इंटेलिजेंस है, सर्वेलेंस करने का तरीका, इसका जो पेलोड है, जिसकी जो टारगेट स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है, टारगेट स्विचिंग कैपेबिलिटी, तमाम तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो अगर आपको कभी भी किसी स्टेज पे ये लगे कि ये कॉम्प्रोमाइज हो रखा है या ट्रैक हो गया, तो आप इसको दूसरे टारगेट पे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो तमाम तरीके की ओके। चीजें हैं। क्या एक्सपर्टीज आपके पास हासिल है, इस पे डिपेंड करता है। ये बड़ा वर्सेटाइल ड्रोन है, अल्टीमेट माना जाता है ड्रोन टेक्नोलॉजी में। इससे बेहतर ड्रोन दुनिया में अभी बना नहीं है। इसकी सीलिंग हाइट देख लीजिए, 50,000 फीट पे उड़ता है, यानी कि आपकी जो बिल्कुल बिल्कुल। रिक्वायरमेंट है हाई अल्टीट्यूड की, उससे सुपर हाई अल्टीट्यूड हर इलाके में ये लॉन्च किया जा सकता है। इसकी एक्यूरेसी, इसका पिन पॉइंट टारगेटिंग, एवरीथिंग इज क्लासिक। तो हिंदुस्तान का मेरा मानना है कि ये एक अच्छा स्टेप है। हमें टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ना है, हमें अपना इंडिजिनस ड्रोन डेवलप करना है, इसी लेवल का, इसी एफिशिएंसी का, और साथ में इमीडिएट रिक्वायरमेंट को मीट करना। हम ये नहीं कह सकते हमारा ड्रोन डेवलप हो रहा है और हम इन द मीन टाइम अपने सिक्योरिटी इश्यूज को कंप्रोमाइज करें, ये नहीं हो सकता। लिहाजा मेरा मानना है कि तीनों सर्विसेज इससे खुश होंगी और आगे आने वाले दिनों में 31 के बाद ये और संख्या में प्रोक्योर किया जाएगा। हो सकता है ये फेज 1 हो, बाकी ये डिपेंडिंग अपॉन हम आवर मेरी उम्मीद ये है फाइनेंशियल कि कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। और जी MQ-9 की यस जगह राजेश। जल्द ही हमारा अपना रुस्तम जो है, तपस ड्रोन जो है, अब वो तीनों ही सेनाओं में शामिल हो तो शायद ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन देवनाथ सर, मैं एक अलग पहलू से चीजों को आपसे समझना चाह रहा हूँ। मैं जब रूस यूक्रेन की जंग को देख रहा हूँ तो वहां पर तो हल्के हैं, हल्के ड्रोन, सस्ते ड्रोन हैं और ऐसे ड्रोन हैं कि वो
खुद भी नष्ट हो रहे हैं, दुश्मन को भी तबाह कर दे रहे हैं। तो जब इतने सस्ते और हल्के ड्रोन हैं जो चंद डॉलर्स में आ जा रहे हैं, तो हम इतने महंगे ड्रोन्स की तरफ क्यों जा रहे हैं सर? जी हाँ राजेश, ड्रोन शब्द जो है एक कॉमन शब्द है, लेकिन ओके। ड्रोन की कम से कम 15, 20, 30, 40, 50 अलग अलग तरह के ड्रोन हैं। पहले तो ठीक है। रेंज के हिसाब से ऐसे ड्रोन जो कि कुछ किलोमीटर दूर जाते हैं, कुछ किलोमीटर से वापस आ जाते हैं। समझिए 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर वापस आ गए। शादी के टाइम ने जी। हमें देखे ऐसे ड्रोन। कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो कि कुछ 100 किलोमीटर जाते हैं, 100 किलोमीटर जा गए, 200 किलोमीटर गए, फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे जी। ड्रोन्स आर्मी और एयरफोर्स में हमने बड़ी तादाद में इंडक्ट कर लिए हैं। कुछ देश में निर्मित हैं और कुछ विदेश से भी हमने आयात किए हैं। कुछ ड्रोन रेंज के हिसाब से अभी बात कर रहा हूँ, 1, 2, 3। कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो कि ओके। लॉन्ग रेंज के होते हैं, यानी 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर जाते हैं, फिर 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर आ जाते हैं। ये जो लॉन्ग रेंज ड्रोन है, तपस है, रुस्तम है, हम डेवलप कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद अगले 3 या 4 साल में हम लोग स्वदेश में निर्मित लॉन्ग रेंज ड्रोन जो कि 1000 किलोमीटर दूर तक निगरानी रख पाएगा, लॉन्च करने वाले हैं। कम से जी। कम द बेसिक ऑपरेशनल जो। इसके अलावा ड्रोन ऊंचाई के हिसाब से, कुछ ड्रोन हैं वो महज ओके। 10,000 फीट तक जाते हैं, 5,000 फीट ऊंचाई जाते हैं। कुछ ड्रोन जो हैं वो मीडियम लेवल तक जाते हैं, यानी समझिए 30,000 फीट तक चले गए। कुछ ड्रोन जो है हाई अल्टीट्यूड ड्रोन होते हैं, समझिए 50,000 फीट तक जाते रहते हैं। इसी तरह से ड्रोन क्या कैरी कर रहा है। कुछ ड्रोन जो है ओके, वो ये छोटे, भी ठीक। उसमें महज एक छोटा सा वारहेड 1 किलो का जैसे हैंड ग्रेनेड होता है, या आरपीजी टाइप एक छोटा सा वेपन लगा होता है। कुछ ड्रोन जिसमें कि मीडियम टाइप ऑफ वेपन होता है, यानी एक्सप्लोसिव लोड जो है वो 80 किलो का या 120 किलो का हाई एक्सप्लोसिव कंटेंट होता है। कुछ ड्रोन भयंकर ड्रोन होते हैं, उसमें 250 जी। किलो का या 500 किलो का वॉरहेड लगा होता है। तो इन सब ठीक है। कॉम्बिनेशन को अगर आप देख लेंगे तो दुनिया में 10, 20, 30, 40, 50 तरह के ड्रोन हैं। जी। जी। और लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में कह सकते हैं कि गेम चेंजर अभी भी साबित हो रहे हैं और आने वाले वक्त में भी ड्रोन साबित होंगे। मैं सर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के उस पार मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, क्योंकि बात अब इजराइल और ईरान की हम करेंगे, क्योंकि इजराइल एक बड़ी खतरनाक प्लानिंग पे काम कर रहा है और जिसने इस वक्त ईरान के होश उड़ा। बड़ी खबर पर फिर सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बढ़ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ने लगी टेंशन। ईरान को जवाब देने की तैयारी में इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। ईरान पर भयानक और अचानक होगा अटैक। नेतन्याहू और बाइडेन के बीच हुई लंबी बातचीत। बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल ईरान से बदले का बना रहा प्लान। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। ईरान पर भयानक और अचानक अटैक करने की तैयारी में इजराइल। ईरान पर पलटवार की तैयारी। नेतन्याहू ने बाइडेन से बातचीत की है। 30 मिनट तक दोनों में बातचीत हुई है। नेतन्याहू की कैबिनेट लेगी फैसला। ईरान पर कैसे हमला करना है इसका फैसला लिया जाएगा। रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान, ऐसा जवाब देंगे कि ईरान याद रखेगा। मोहम्मद बिन सलमान से मिले ईरान के विदेश मंत्री, क्योंकि वक्त हमारे पास अब थोड़ा सा कम बचा है, इसलिए सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, पूरी दुनिया की नजरें इजराइल के ऊपर हैं कि इजराइल क्या करेगा। योव गैलेंट जो कि उनके रक्षा मंत्री हैं, उनके तेवर तो तल्ख है, नेतन्याहू के भी तेवर तल्ख है, और ऐसी खबरें थी बीच में कि बाइडेन से बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि बाइडेन से बातचीत भी हो चुकी है। तो क्या कुछ इजराइल अब कर सकता है, क्या ऑप्शन है इजराइल के पास? देखिए, इस समय पूरा विश्व बड़े कौतूहल की नजर से देख रहा है कि इजराइल कब, कहां और कैसे ईरान के ऊपर अटैक करेगा। और आज देखिए, बाइडेन साहब ने जिस तरह खुद नेतन्याहू साहब को फोन किया और उनसे काफी लंबी चर्चा की। मेरा मानना है कि ईरान की किस तरीके से टारगेटिंग नेतन्याहू करने जा रहे हैं, इस पर चर्चा हुई होगी। नेतन्याहू साहब बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे ही
हमला करना है, वही ईरान की कमर तोड़ेगा। कॉमर्शियल बिल्डिंग, पॉलिटिकल, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, एयरफील्ड, इससे कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। ईरान वही का वही रहेगा, क्योंकि वो 8 साल का युद्ध इराक के साथ लड़ चुका है। तो अब वो उनकी कमर अगर तोड़ना चाहते हैं तो उनका मकसद एक ही है कि न्यूक्लियर साइट पे ही स्ट्राइक करना चाहते हैं, क्योंकि 3 उनकी पावर जनरेशन के लिए न्यूक्लियर साइट है, उस पर वो हमला करना चाहते हैं। बाइडेन साहब इसको बार बार, ये मेरा असेसमेंट है, क्योंकि छोटी मोटी बात पे जी इस लेवल पे इतनी लंबी चर्चा नहीं हो सकती। और जब इस चर्चा के बाद देखिए, योव गैलेंट जो उनके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि हम ईरान पे ऐसा हमला करेंगे जिसको उसका अंदाजा नहीं है, उसको बहुत बड़ी तबाही वहां होगी। तबाही किस तरीके से हो सकती है? आपसे वो 2000 किलोमीटर की दूर पे बैठा है, आपके रॉकेट जी मिसाइल किसी बिल्डिंग या किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या किसी हेडक्वार्टर को भेज सकते हैं या वहां बर्बादी कर सकते हैं, लेकिन पूरे ईरान की कमर अगर तोड़ना है तो क्या हो सकता है? तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पूरा पूरा इशारा उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट करने का है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी ही न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को लेके है, उनकी दुश्मनी। और इसी के तहत ईरान ने देखे तमाम तरीके के प्रॉक्सीज को इतनी मदद की, जो कि इजराइल जी पे टाइम टू टाइम हमला कर रहे हैं और आज भी युद्ध में बने हुए। तो ये मामला बड़ा संजीदा है। अगर इजराइल ने ये गलती कर दी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे स्ट्राइक करने के लिए, तो ये युद्ध यहां खत्म नहीं होता हुआ दिख रहा है, वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ईरान आज की डेट में नियरली एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। तमाम तरीके की रिपोर्ट आ रही कि ओके उसने न्यूक्लियर एक्सप्लोशन भी कर दिया छोटे लेवल का। तो इस तरीके की अगर जी बात है, तो क्या ईरान अकेला इस युद्ध में रहेगा? क्या उसके साथ चाइना, रशिया या नॉर्थ कोरिया नहीं आएगा? क्या ये इस पूरे रीजन में आग को नहीं बढ़ावा देगा? इसीलिए देखिए, उनके विदेश मंत्री भी आज इसलिए की डेट में पूरी सऊदी दुनिया की अरेबिया में है, नजरें सऊदी इसलिए अरेबिया से भी। ईरान पर हैं। जी जी, क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा सा कम बचा है, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट बचे हैं। ओके एक ओके। लास्ट पॉइंट मैं ग्रुप कैप्टन यूके अच्छा। देवनाथ सर से ले लूं। सर, लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि रईसी को सावधान रहने, माफ करिए, खामनेई को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा झटका तो ईरान को तब भी लग सकता है। और हमने देखा है जिस प्रकार से हमास के चीफ इस्माइल हानिया हो या नसरुल्लाह हो, सबका काम तमाम किया गया है, तो खामनेई को भी अब रात को जागकर सोने की जरूरत है। ईरान के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके महल, उनका घर या जिस भी अंडरग्राउंड जगह पर वो रहते हैं, वो डेफिनेटली फर्स्ट स्ट्राइक के पार्ट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान के जो बंदरगाह हैं, चाहे बंदर अब्बास हो, जबार हो, ईरान के जो पेट्रोलियम इंस्टॉलेशन हैं, वो ईरान के वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जहां पे वो अपने रॉकेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स को बनाता है, वो पक्के निशाने पर होंगे। जी राजेश। जी, लेकिन बीच में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि आईआरजी के अंदर भी मोसाद घुस चुकी है सर, देवनाथ सर। हाँ, ऐसे वाले जो इंफॉर्मेशन होती है, ये हमेशा दुश्मन को मनोबल पस्त करने के लिए दिया जाता है। इसमें सच्चाई भी हो सकती है। हम भी बोलते हैं कि पाकिस्तान के फलाने फलाने जगह पे हमारे एजेंट हैं, हम भी बोलते हैं, दावा करते हैं हम भी कि चीन के फलाने फलाने जगह हमारे एजेंट हैं। मोसाद सब जगह घुस पड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जब अगर वो आईआरजी में है तो जीयू कोई घुसा है। आईआरजी में उनके अपने ही शिया हैं ज्यादातर लोग, आईआरजी में कुछ सुन्नी हैं, जी आईआरजी में कुछ क्रिश्चियन हैं, आईआरजी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी शाह ऑफ ईरान जो थे, मोहम्मद रजा पहलवी, उनके शासन को जी अभी भी बड़े प्रेम से और मीठी नजरों से याद रखते हैं। तो ये होता रहता है, लेकिन ये मानना पड़ेगा ये, कि टारगेट जो लेकिन होंगे सावधान रहने की जरूरत वो है, उनके सावधान रहने की जरूरत बंदरगाह होगी। होंगे, चाहे एयरपोर्ट्स होंगे, आईआरजी के पेट्रोलियम हेडक्वार्टर्स हो, कॉम्प्लेक्स चाहे होंगे। खामेनेई हो, चाहे ईरान के तमाम जो परमाणु हथियारों के जखीरा है, हथियारों का जखीरा है, वहां पर हो सकता है इजराइल की नजर हो। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपका भी शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।